जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बल को इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इससे एक दिन पहले पुलवामा में भी एक आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर किया था और पिछले 3 दिनों में सुरक्षा बल ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को ढेर कर दिया। बताया गया कि साल 2017 से सक्रिय ये आतंकी कई अपराधों में शामिल रहा, जिसे सुरक्षा बल ने मुठभेड़ से पहले आत्मसमर्पण का मौका भी दिया, लेकिन वो नहीं माना और उसने सुरक्षा बल के जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। ऐसे में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी जमकर गोलियां चलाईं, जिसमें फिरोज अहमद डार नाम का ये आतंकी मारा गया। पुलिस ने उसके शव को मुठभेड़ की जगह से बरामद कर लिया और उसके पास से मिले हथियारों और सामानों को भी आगे की जाँच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मकान बनाने के विवाद के बाद दबंगों ने एक आदमी के घर में आग लगा दी और फिर उसके साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो वायरल हो जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। क्योंकि उन्होंने न सिर्फ उस आदमी के घर में आग लगा दी, बल्कि सामने आई तस्वीर में वो मारपीट करते भी दिखाई दिए। इस दौरान बदमाशों ने एक बुजुर्ग को पीटने के बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया। हालांकि उस आदमी के घर की कुछ महिलाओं ने उन दबंगों को रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने मारपीट जारी रखी। वहीं गांव का कोई भी आदमी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। काफी देर तक वहां हंगामा यूं ही होता रहा। वो मकान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया। ये देखकर महिलाएं खूब जोर से रोने लगीं। खबर है कि इस मामले में केस दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पंजाब के संगरूर में मुख्यमंत्री की रैली में शिक्षक भर्ती के लिए होने वाली टीईटी परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के बवाल का वीडियो वायरल हो गया। ये हंगामा एक दिन पहले उस समय हुआ जब मुख्यमंत्री एक सभा को संबोधित करने संगरूर पहुंचे थे और उसी समय टीईटी पास कर चुके उम्मीदवारों में कुछ सीएम के मंच के सामने पहुंच गए। वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी मंच के सामने जाकर नारे लगाने लगे और जैसे ही वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने ये देखा, वो तुरंत वहां पहुंचे और प्रदर्शन करने वालों को रोकने लगे। उन्होंने न केवल उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की, बल्कि लगातार उनका मुंह बंद करने की कोशिश करते रहे ताकि वो नारे ना लगा पाए। इस चक्कर में पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों ही जूझते रहे। प्रदर्शनकारियों ने पूरी कोशिश की कि वो नारे लगाकर अपनी आवाज उठाते रहें, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं होने दिया और उन्हें खींचकर वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया। बेरोजगारी के मुद्दे पर हंगामा करने वाले इन लोगों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। वीडियो में साफ दिखा कि पुलिस ने उन्हें भी जोर जबरदस्ती से हिरासत में ले लिया और खींचते हुए अपनी गाड़ी की ओर ले गए। इन महिलाओं को नारे लगाने से रोकने के लिए उनका भी मुंह दबाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने हार नहीं मानी, वो जूझती रहीं। नतीजा ये हुआ कि पुलिस को उन्हें अपनी गाड़ी तक ले जाने में पसीने छूट गए। उसे उन महिलाओं को धक्का देकर गाड़ी में बिठाना पड़ा, लेकिन वो महिलाएं तब तक नारे लगाती रहीं जब तक पुलिस की गाड़ी उन्हें लेकर चली नहीं गई। कुछ के साथ तो पुलिस की धक्का मुक्की तक हो गई। उन्हें अपनी गाड़ी तक ले जाने में पुलिस वालों को जमीन आसमान एक करना पड़ा, क्योंकि वो आसानी से गाड़ी में नहीं बैठी। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो मारपीट करने पर उतारू हों। इस सारे हंगामे के बीच मुख्यमंत्री की सभा खत्म हुई और दिखा कि एक और पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले रहे थे और दूसरी ओर सीएम का हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहा था। सिंघू बॉर्डर से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर 1 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। 11 दिसंबर को किसानों के जाने के बाद वहां की सफाई का काम किया जा रहा था। हम लोग अभी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, अब खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी के चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए कई संतों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। उन्होंने सभी को हिंदू धर्म न छोड़ने और हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए काम करने का संकल्प दिलवाया।
मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को अपनी इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट यानी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में कई टुकड़ों में बटा एक शव बरामद किया गया। एशियन हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने बांग्लादेश को 9-0 से हरा दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी के पोस्टर में राकेश टिकैत की तस्वीर पर विवाद होते ही उन्हें हटा लिया गया। इस पोस्टर में एक तरफ जयंत चौधरी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की तस्वीर दिखी। पोस्टर लगवाने वाले आरएलडी कार्यकर्ताओं ने इसके पीछे आंदोलन में सक्रिय रहना बताया। तो किसान आंदोलन में हम सक्रिय रहे हैं और उनकी पीड़ा हम जानते हैं, उनकी खुशी भी जानते हैं, तो खुशी के तौर पर वो पोस्टर लगाए गए हैं, तो समर्थन किस बात का। लेकिन राकेश टिकैत ने इस पर आपत्ति जताई। हमारी बगैर मर्जी के कोई पोस्टर हमारा ना लगाए। हमने कहा कि जिसने पोस्टर लगाया उन पोस्टरों को उतार दे। जिसके बाद वो पोस्टर हटा लिया गया। राकेश टिकैत के जो होर्डिंग लगे हैं उन्हें हटा दिया गया है। हम उसी जगह पर मौजूद हैं। हरियाणा के पलवल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मामूली विवाद के बाद एक सीएनजी पंप पर कुछ बदमाशों ने एक लड़के को बुरी तरह पीट दिया। बताया गया कि अपनी गाड़ी में सीएनजी पहले भरवाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ, जिस पर उन बदमाशों को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने मिलकर उस लड़के की पिटाई कर दी। वहां से सामने आई तस्वीर में वो उस पर लात और मुक्के बरसाते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, उनमें कुछ बदमाशों ने उसे डंडों और वहां रखी डस्टबिन से भी बुरी तरह पीटा, जिससे वो लड़का बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर गया। इस दौरान कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। सीएनजी पंप पर मौजूद कर्मचारी भी पीछे हट गए और तमाशबीन बने रहे। बाद में उस लड़के को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मारपीट की जानकारी मिलते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई। 3-4 लोग हैं इस गाड़ी के अंदर, उन्होंने मारपीट की थी, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी है। बताया गया कि वो बदमाश उस लड़के की जेब में रखे रुपए और उसके गले से सोने की चेन भी लेकर फरार हो गए। राजस्थान के बांसवाड़ा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां प्रदेश के मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे की शादी में हर्ष फायरिंग हुई, जिस पर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। क्योंकि मंत्री के बेटे की शादी में आए कुछ लोगों ने अपनी खुशी जताने के लिए राइफल से हवाई फायरिंग की। जिस वक्त ये हर्ष फायरिंग हुई, आसपास कई लोग खड़े थे, लेकिन इस बात से बेपरवाह दो लोगों ने एक के बाद एक हवा में 2 बार गोलियां चलाईं। इस हर्ष फायरिंग से पहले शादी समारोह में कुछ लोग हाथों में राइफल लेकर डांस करते दिखाई दिए। बताया गया कि हाथों में राइफल लेकर डांस का ये सिलसिला वहां काफी देर तक चला। एक तरफ जहां शादी समारोह में आए लोग जश्न में डूबे दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के रिश्तेदार मंच पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के बाद फोटो खिंचवाते नजर आए। 2 दिन पहले हुई इस शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो जैसे ही सामने आया, बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखे, वही कानून को अपने हाथों में लेते हैं और उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे चंद्रवीर सिंह की शादी पूर्व मंत्री धन सिंह रावत की बेटी हर्षिता के साथ हुई, जो कि बीजेपी से हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की राजधानी लीमा में कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल में भर्ती हुए कुछ बच्चों को क्रिसमस के त्योहार से पहले ही तोहफे दे दिए गए। बताया गया कि कोरोना के हल्के लक्षण दिखने के बाद 126 बच्चों को उनके मां बाप के साथ उस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद सामाजिक संगठनों से जुड़े कुछ लोग उन बच्चों से मिलने सांता क्लॉज के लिबास में उस अस्पताल में पहुंचे। खास बात ये रही कि वो लोग कोरोना के खतरे का ख्याल रखते हुए अस्पताल के अंदर नहीं गए, बल्कि पूरी सावधानी बरतते हुए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से वार्ड की खिड़कियों तक पहुंचे, जहां उन्होंने कई बच्चों को क्रिसमस के तोहफे दिए। महामारी के बीच तोहफे पाकर बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। उनके हाथों में रंग बिरंगे बलून्स नजर आए। वहीं कुछ लोग संगीत की धुन पर डांस करते भी दिखाई दिए। सांता क्लॉज के लिबास में वहां पहुंचे लोगों ने बच्चों के जल्द ठीक होने की कामना की। पेरू में कोरोना की वजह से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर खाली कर दिया और वो अपने गांव लौट गए। केंद्र सरकार की ओर से तीनों कृषि सुधार कानून वापस लेने के बाद से ही किसानों के जत्थे लौटने शुरू हो गए थे। और इसी कड़ी में जब किसान नेता राकेश टिकैत अपने घर के लिए गाजीपुर बॉर्डर से रवाना हुए, तो उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। किसी ने राकेश टिकैत पर फूल बरसाए, तो किसी ने आतिशबाजी कर अपनी खुशी जताई।
समर्थकों का जोश देख राकेश टिकैत भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने कार से बाहर निकलकर अपने समर्थकों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। टिकैत का काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ा, रास्ते में खड़े उनके समर्थक हाथों में फूलों की माला लेकर उनका स्वागत करते दिखे। किसान नेता राकेश टिकैत का काफिला अब गाजीपुर बॉर्डर से आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं किसान नेता एक गाड़ी में है और यहाँ पर उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दूर तक ट्रैफिक नजर आएगा। गाजीपुर बॉर्डर से जब टिकैत का काफिला आगे बढ़ा तो पुलिस की ओर से उस रास्ते पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया ताकि किसान नेता के काफिले में शामिल गाड़ियां बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। लेकिन इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर भी किसानों ने वहां पर भी खूब जश्न मनाया और एक दूसरे का हाथ पकड़कर इन लोगों ने वहां डांस किया, जबकि कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर अपनी घर वापसी का जश्न मनाते दिखाई दिए। इन किसानों ने अपनी घर वापसी को विजय यात्रा नाम दिया। इस विजय यात्रा के जश्न में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने विजय यात्रा की सफलता के लिए हवन भी किया, जिसमें शामिल लोग मंत्रोच्चार के बीच हवन में आहुति डालते दिखाई दिए। लेकिन घर लौटने से पहले टिकैत ने आंदोलन में मदद करने वालों का शुक्रिया अदा किया और ये साफ किया कि सरकार से समझौते के आधार पर ये आंदोलन रोका गया। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। किसान नेता 15 जनवरी को फिर से केंद्र सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन की समीक्षा करने के लिए एक बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर से जाते ही वहां साफ सफाई का काम भी तेज हो गया। गाजियाबाद नगर निगम की टीम के लोग वहां खुदाई करने वाली मशीनों और कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां लेकर पहुंचे, जिनकी मदद से आंदोलन वाली जगह पर फैले कूड़े को उठाकर गाड़ियों में भरा गया और फिर वहां से ले जाया गया। आंदोलनकारियों के वहां से जाते ही लोगों की आवाजाही भी शुरू हो गई। हालांकि अभी वहां लगे बैरिकेड नहीं हटाए जा सके हैं। गुजरात के पंचमहाल से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां दूल्हे की बग्घी में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि बारात में शामिल जनरेटर से निकली चिंगारी ने बग्घी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद बग्घी ने आग पकड़ ली और वो धू धू कर जलने लगी। बग्घी को लपटों में घिरा देख वहां हड़कंप मच गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूल्हा अपनी बारात समेत धूमधाम से आगे बढ़ता नजर आया। हर तरफ जश्न का माहौल था, लोग नाच रहे थे। लेकिन तभी दूल्हे की बग्घी से लपटें निकलने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, लपटों ने बग्घी को पूरी तरह चपेट में ले लिया। किसी तरह बग्घी में जुटे घोड़े को अलग किया गया। हादसे के वक्त बग्घी में दूल्हा और कुछ दूसरे लोग भी सवार थे, जिन्होंने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि बाद में किसी तरह लोगों ने बग्घी में लगी आग को बुझा लिया, लेकिन तब तक पूरी बग्घी जलकर राख हो गई। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 दिन पहले अजीबोगरीब घटना घटी। वहां इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान आग लग गई और वो अबू धाबी जाने वाले विमान में सामान रखते रखते सो गया। हैरानी की बात यह रही कि फ्लाइट भी अपनी मंजिल के लिए उड़ गई। इस बात का पता तब चला जब मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो को अपना एक कर्मचारी लापता मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी तुरंत अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अफसरों को दी गई। जहां वहां फ्लाइट लैंड हुई तो उन लोगों को वो गुमशुदा कर्मचारी विमान में मिल गया। बताया गया कि उसका मेडिकल टेस्ट करने के बाद उसे मुंबई के लिए रवाना कर दिया गया। इस बीच ये चूक कैसे हुई, इसकी जांच के लिए इंडिगो ने एक टीम बना दी। साथ ही डीजीसीए ने भी जांच के आदेश दिए। आर्यन खान को हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में हाजिरी नहीं लगानी होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट से आर्यन खान को बड़ी राहत मिली। अब उन्हें हर हफ्ते एनसीबी दफ्तर में पेश होकर हाजिरी नहीं लगानी होगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस मामले की जांच अब दिल्ली एनसीबी कर रही है। इससे पहले ये केस मुंबई एनसीबी के हवाले था। हालांकि दिल्ली एनसीबी जरूरत पड़ने पर उन्हें 72 घंटे पहले नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। उत्तर प्रदेश के बरेली में बनने जा रहा एक फ्लाईओवर चुनावी मुद्दा बन गया, क्योंकि जिस जगह ये फ्लाईओवर बनने जा रहा है वहाँ के व्यापारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पूरे बाजार में विरोध से जुड़े बैनर टांग दिए गए। बरेली में इस तरीके के आप बैनर देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा है कि पुल बनाओगे तो वोट नहीं पाओगे। यूपी सरकार इस फ्लाईओवर को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनवा रही है, जिसका काम हैदराबाद की एक कंपनी को दिया गया। मगर व्यापारियों ने बताया कि इस फ्लाईओवर के बनने से उनके धंधे पर इसका असर पड़ेगा। व्यापारियों को हर तरीके से उत्पीड़न होगा, वो परेशानी में रहेंगे। तो मशहूर बाजार है जो बरेली का दिल है, वहाँ पुल बनाने का मतलब ये है कि उस व्यापार को खत्म करना।
मेजबान पाकिस्तान ने दूसरे T20 मैच में भी वेस्ट इंडीज को 9 रनों से हरा दिया। इसी के साथ उसने 3 मैचों की ये सीरीज अपने नाम कर ली। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि दूसरे राज्यों के लोगों ने जम्मू के अलग अलग इलाकों में 7 प्लॉट खरीदे, लेकिन कश्मीर में किसी ने जमीन नहीं ली। सरकार ने 2 साल पहले दूसरे राज्यों के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने की मंजूरी दे दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम का शिलान्यास किया। इसे बनाने में राज्य के शहीद जवानों के आंगन की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह वीरों की धरती है, उनके आंगन की मिट्टी लाई गई है। बिहार के पूर्णिया से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक मकान में भड़की आग ने 20 मकानों को जलाकर राख कर दिया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें लोगों के पालतू मवेशी मारे गए और करीब 9 परिवार बेघर हो गए। जिनके घरों में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि उसकी भीषण लपटें कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। एक साथ कई मकानों में आग लगने की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागते नजर आए। अपने आशियानों को अपनी आंखों के सामने राख होते देख लोग खुद को संभाल नहीं सके और वहां मौजूद महिलाओं के रोने की आवाजें सुनाई दी। अपने मकान को बचाने के लिए लोग बाल्टियों से आग पर पानी डालते नजर आए, जबकि इसी बीच कुछ लोग अपना कुछ सामान बचाकर निकालते दिखे। बताया गया कि आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों को मशक्कत करनी पड़ी। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। जिन मकानों में आग लगी थी वो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सुबह होने पर लोग अपने नुकसान का जायजा लेते नजर आए। बर्बादी के बीच लोगों का टूटा फूटा और आधा जला हुआ सामान जमीन पर बिखरा नजर आया। केरल के तिरुवनंतपुरम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आरोप है कि आर बिंदु ने कुन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में दखलंदाजी की। जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मंत्री आर बिंदु के आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां पहले से तैनात पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे यूथ कांग्रेस के लोग उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। जब पुलिस वालों ने इसे रोकने की कोशिश की तो कुछ लोग पुलिस वालों से ही उलझ गए। फिर तो वहां हंगामा ही खड़ा हो गया और पुलिस ने इन लोगों पर काबू पाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार से बचने के लिए कुछ प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड की आड़ ली, जबकि कुछ तो बैरिकेड फांदने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी और जल्द ही यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से दूर खदेड़ दिया। बताया गया कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी, जिसके 50 साल पूरे हो गए हैं। बिहार के शेखपुरा से हैरान करने वाला एक तस्वीर सामने आई है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए वहां वैक्सीनेशन अभियान तेज हो गया। इसके लिए गलियों और खेतों में जा जाकर लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसका गांव के कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें कोरोना के टीके की अहमियत समझाने की पूरी कोशिश की। खेतों में जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो वैक्सीन लगवाने के नाम पर एक महिला ने रोना शुरू कर दिया। कुछ इसी तरह का रवैया एक आदमी ने भी अपनाया, जिसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे टीका लगाया गया। टूट जाएगा सिरिंज। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी लोगों के घरों तक भी पहुंचे, जहां उनके लिए टीका लगाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं रहा। गांव में कुछ बुजुर्ग भी ऐसे मिले जिन्हें वैक्सीनेशन के नाम पर मानो सांप सूंघ गया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 2 दिन बाद ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 2 डिग्री तक तापमान और लुढ़क सकता है। यही नहीं, दिल्ली और यूपी के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। श्रीनगर में तो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, मौसम का मिजाज दक्षिण भारत में भी बिगड़ने वाला है, जहां तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना एक बार फिर जताई गई। यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम की मार पड़ने वाली है। मतलब ठंड तो बढ़ेगी ही,
बारिश की मार भी पड़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 2 दिन बाद ठंड बढ़ने वाली है और इस दौरान 2 डिग्री तक तापमान और लुढ़क सकता है। यही नहीं, दिल्ली और यूपी के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश की चेतावनी जारी की गई, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। श्रीनगर में तो इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया, जहां न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यही नहीं, मौसम का मिजाज दक्षिण भारत में भी बिगड़ने वाला है, जहां तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना एक बार फिर जताई गई। यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मौसम की मार पड़ने वाली है। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की शुरुआत हो गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 की शुरुआत की। इसमें 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन्हीं में से खिलाड़ी चुनकर भविष्य में भारतीय टीम के में भी आ पाएंगे। एशियन सीरीज में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी। वहां संजीवनी क्लिनिक की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। अभी वहां ऐसे 6 क्लिनिक हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर 30 से ज्यादा की जाएगी। इन क्लिनिकों में लोगों की खांसी, जुकाम और बुखार का इलाज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उनकी कोरोना जांच भी होगी। मामूली जो है केस होते हैं, सिंपल केस होते हैं, तो उनको हम लोग वहां पर भी ठीक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कहानियों को नाटक के जरिए युवाओं को दिखाएगी। इसी से जुड़ा एक थीम सॉन्ग डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लॉन्च किया। 5 जनवरी को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसी नाटक के कई शो होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नेचुरल फार्मिंग पर नेशनल कॉन्क्लेव में किसानों को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के आणंद में राष्ट्रीय कृषि शिखर सम्मेलन में किसानों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। बीजेपी ने सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन लगाकर किसानों को आमंत्रित कर कार्यक्रम दिखाने वाली है। कानपुर मेट्रो के उद्घाटन से पहले ही इसे लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर वहां तैयारियां तेज कर दी गई। मेट्रो के कर्मचारी तैयारियों को अंतिम रूप देते नजर आए। मेट्रो के डिपो से लेकर 9 किलोमीटर लंबे रूट पर रंगाई और साफ सफाई का काम जोरों पर है। साथ ही शहर में प्रधानमंत्री के स्वागत वाले बड़े बड़े पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री कहीं न कहीं कानपुर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और ट्रैफिक से निजात देने के लिए प्रधानमंत्री खुद कानपुर आ रहे हैं। लेकिन शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उद्घाटन की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ये साफ किया कि कानपुर मेट्रो की आधारशिला पिछली सरकार में रखी गई थी। उद्घाटन करके और श्रेय लेना है कि भारतीय जनता पार्टी कानपुर महानगर को मेट्रो दे रही है। विपक्ष के इस हमले का जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं लगाई। ऐसे तो भारत का भी शिलान्यास सपा ने किया था, तो अब क्या किया जाए, भारत में तो रहा ही जा रहा है। पिछले महीने की 10 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के इस रूट के ट्रायल रन का उद्घाटन किया था, जिसका लोकार्पण 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कानपुर मेट्रो का ये पहला चरण 9 किलोमीटर लंबा है, जिसकी शुरुआत 26 तारीख को होगी। आईटी कानपुर से मोती झील तक इस रूट में 9 स्टेशन होंगे और 3 डिब्बों की एक मेट्रो ट्रेन होगी, जिसमें कानपुर के लोग सफर कर पाएंगे। कुल 6 मेट्रो ट्रेनों को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कानपुर मेट्रो परियोजना की अनुमानित लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए है और इस परियोजना के बाकी चरण अगले 5 साल में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब नाम का यान सूर्य के बेहद करीब पहुंचने में सफल रहा, जिसका एक वीडियो जारी कर नासा की ओर से ये दावा किया गया। अमेरिकी एजेंसी ने सूरज के बारे में और अधिक जानने के मकसद से एक खास मिशन 2018 में लॉन्च किया था, जिसके तहत मानव रहित इस यान को सूरज के पास भेजा गया था, जिसके कामयाब होने का दावा है। बताया गया कि आग उगलते सूरज के पास करीब 5 घंटे तक ये यान रहा और उसने वहां से जरूरी डेटा भी जुटाया, जिसका अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को कई महीने लग गए। जो डेटा हासिल हुआ उससे वैज्ञानिकों को सूरज पर आने वाले तूफान के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब इंसानों का बनाया कोई यान सूरज के बेहद करीब पहुंच गया। नासा की योजना 2025 तक इस मिशन के तहत
और नजदीक पहुंचने की है, जिसकी मदद से सूरज से निकलने वाली किरणों और सौर तूफान पर रिसर्च करने में आसानी होगी। ये प्रोब ने अपने इतिहास रच दिया है। वर्तमान में वो 90 लाख किलोमीटर की दूरी पर अंदर चला गया, यानी सूर्य के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाई जा सकेगी, क्योंकि अमेरिकी एजेंसी का पार्कर सोलर प्रोब नाम का यान उसके बेहद करीब पहुंचने में सफल रहा, जिसका एक वीडियो जारी कर नासा की ओर से ये दावा किया गया। अमेरिकी एजेंसी ने सूर्य के बारे में और अधिक जानने के मकसद से एक खास मिशन 2018 में लॉन्च किया था, जिसके तहत मानव रहित इस यान को सूरज के पास भेजा गया था, जो उसके करीब पहुंचने में कामयाब रहा। बताया गया कि आग उगलते सूरज के पास करीब 5 घंटे तक ये यान रहा और वहां से जरूरी डेटा जुटाने में सफलता हासिल की, जिसका अध्ययन करने में वैज्ञानिकों को कई महीने लग गए। जो डेटा हासिल हुआ उससे वैज्ञानिकों को सूरज पर आने वाले तूफान के बारे में और अधिक जानकारी मिलने की उम्मीद बढ़ गई। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में ऐसा पहली बार है जब इंसानों का बनाया कोई यान सूरज के करीब पहुंचा हो। नासा की योजना 2025 तक इस मिशन के तहत सूरज के और नजदीक पहुंचने की है, जिसकी मदद से सूरज से निकलने वाली किरणों और सौर तूफान पर रिसर्च करने में आसानी होगी। सूखे से जूझ रहे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में एक ताकतवर तूफान ने इतनी धुआंधार बारिश कर दी कि अब वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। इससे पहले तक कैलिफोर्निया जंगलों की भयानक आग में जल रहा था। उन जख्मों पर बारिश ने मरहम तो लगा दिया, लेकिन साथ ही पानी और कीचड़ के सैलाब का साइड इफेक्ट भी देखने को मिला, जिसकी सामने आई तस्वीरों में कुदरत के कहर का ट्रेलर देखने को भी मिल गया। वहां एक कार उफनती लॉस एंजलिस नदी के बिल्कुल बीचों बीच फंसी नजर आई। वो तो शुक्र रहा कि उसे नदी पर बने ब्रिज के एक पिलर का सहारा मिल गया। कैलिफोर्निया में मौसम ने मिजाज ऐसा बदला कि कुछ वक्त पहले जिस जगह पर आग की लपटों का कब्जा था, वहां पानी की धारा बहती दिखी। मटमैले पानी का सैलाब हर तरफ धमा चौकड़ी करता नजर आया। सड़कों का तो उसने कचूमर निकाल कर रख दिया, लेकिन संकट से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी भी पुख्ता दिखी। पानी रिहायशी इलाकों में न घुस सके, इसलिए कंक्रीट के बैरियर सड़क किनारे रख दिए गए। बारिश के पानी के साथ कीचड़ और मलबे का जो ढेर आया, उसे साफ करने के लिए मशीनें भी लगी नजर आई और लोग भी। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक नहीं है। कैलिफोर्निया में तूफान की वजह से पहाड़ों से पत्थर भी सरक कर सड़क पर आ गए, जिन्होंने गाड़ियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अब हालात ये है कि वहाँ सैकड़ों लोगों को अपने घर खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। ये तूफान आगे बढ़ भी जाए तो भी कैलिफोर्निया से संकट के काले बादल छटने वाले नहीं, क्योंकि आशंका है कि इसके ठीक बाद इसी हफ्ते एक दूसरा तूफान वहां आने वाला है। अपनी कप्तानी जाने के मुद्दे पर विराट कोहली ने पहली बार चुप्पी तोड़ी और इस मुद्दे पर हर सवाल का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने बीसीसीआई पर निशाना साधा कि वनडे की कप्तानी से हटाने के फैसले के बारे में उनको महज 1.5 घंटे पहले पता चला और विराट के मुताबिक इस बात की जानकारी उनको चयनकर्ताओं से मिली, ना कि बीसीसीआई से। विराट कोहली ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी थी तो सबसे पहले बीसीसीआई को बताया था, लेकिन साथ ही तब से ये भी साफ किया था कि वो वनडे और टेस्ट में कप्तान रहना चाहते हैं, जब तक कि चयनकर्ताओं को ऐसा ना लगे कि उनको कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में विराट ने ये भी बताया कि 2023 के वर्ल्ड कप तक वो वनडे के कप्तान बने रहना चाहते थे। There was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision up till the 8th of December, where, as I said, I got a call 1.5 hours before the selection meeting, and the chief selector discussed with me the test team, to which we both agreed. And before ending the call, I was told that the 5 selectors have decided that I will not be the ODI captain, to which I replied, okay, fine. इससे पहले बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने खुद विराट कोहली से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और इसलिए बोर्ड को T20 के साथ वनडे टीम की कप्तानी से भी उन्हें हटाना पड़ा। I personally requested him not to give up T20 captaincy, but obviously he felt the workload, and that's what it is. So they wanted one white ball captain, and that's why this decision. A good team does not have too many leaders. Right. You know, so I think that's probably the reason.
निकाय चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, क्योंकि अदालत ने साफ कर दिया कि निकाय चुनाव में ओबीसी समुदाय को आरक्षण नहीं मिलेगा। पिछड़े होने का आंकड़ा नहीं होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, यानी सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव कराना होगा। अदालत ने आदेश दिया कि जो 27% सीट ओबीसी समुदाय के लिए रखी गई थी, उस पर चुनाव के लिए चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करे और इस समुदाय के लिए जो सीटें आरक्षित थीं, उनको जनरल कैटेगरी में माना जाए, यानी इन 27% सीटों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होगा, जबकि बाकी के 73% सीटों पर पहले की अधिसूचना के मुताबिक चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि सभी सीटों के नतीजों का ऐलान एक साथ होगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए निकाय चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण दिया था, लेकिन इसके लिए कोई आंकड़ा नहीं दिया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया। फिल्म अटैक का टीजर जारी हो गया। जॉन अब्राहम और जैकलिन फर्नांडिस की फिल्म अटैक का टीजर जारी कर दिया गया। ये फिल्म 28 जनवरी को रिलीज होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की। खबर है कि इन दोनों के बीच मौजूदा राजनीतिक हालात और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए 15 मिनट तक चर्चा हुई। एक दिन पहले विपक्ष के कई नेताओं की सोनिया गांधी के आवास पर एक बैठक भी हुई थी, जिसमें शिवसेना नेता संजय राउत भी शामिल हुए थे। हमको एक साथ काम करना है, एक साथ आगे जाना है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होने से वहां का मल्लाह समुदाय खुश नजर आया। जो मल्लाह नाव चलाने का काम करते हैं काशी में, वो प्रधानमंत्री के उद्घाटन के बाद से ही खुश नजर आ रहे हैं। कॉरिडोर बनने से विश्वनाथ मंदिर सीधा ललिता घाट से जुड़ गया है, जिससे वहां दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु अब जैम और ट्रैफिक की परवाह किए बिना सीधा नाव से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। इससे गंगा में नाव चलाने वाले नाविकों को अपनी कमाई बढ़ने की उम्मीद है। जो भी हमें कल से बिजनेस मिल रही है, काफी पर्यटक आ रहे हैं, इससे हम लोगों को काफी ज्यादा लाभ मिलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों की रोक लगा दी। उन पर अश्लील फिल्म बनाने के आरोपों से जुड़े एक और मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब भी मांगा। नोटिस इश्यू किया स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को और 4 वीक का प्रोटेक्शन ग्रांट किया।